नमस्कार साथियों, साइंस लर्न कोचिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो लोग कई वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सफल नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है इसका, इस पर चर्चा करते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आज इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में हम आपको 3 मंत्र देंगे और इन 3 मंत्रों के माध्यम से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास एक लक्ष्य है लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको तरीका नहीं मालूम है, आपके पास लक्ष्य तो है, आपने यही तो चुन लिया कि मुझको यह परीक्षा क्वालिफाई करनी है, लेकिन उस परीक्षा तक पहुंचेंगे कैसे, तो उस परीक्षा को क्वालिफाई करने तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए 3 मंत्र आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आप ये बात तो जानते हैं कि प्रत्येक परीक्षा का एक निश्चित सिलेबस होता है, निश्चित पैटर्न होता है, उसके निश्चित कंटेंट होते हैं, निश्चित टॉपिक होता है और उसके निश्चित चैप्टर होते हैं। आप कितना भी पढ़ लीजिए, बहुत पढ़ने वाले सफल नहीं होते, तरीके से पढ़ने वाले सफल होते हैं। कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ तरीकों को अपनाना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। वो कौन से तरीके होने चाहिए, उसके लिए 3 मंत्र आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। पहला मंत्र है हमारा कि यदि करना है कोई कंपटीशन बीट तो हर हाल में सिलेबस करो कंप्लीट। देखिए सिलेबस से क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपने यदि ईपीपी, दिल्ली पुलिस अथवा आईएएस अथवा पीसीएस अथवा यूपीएससी पैट किसी का भी एग्जाम, नीट हो, जेई हो, कोई भी एग्जाम है, उसका एक सिलेबस होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि एक जो सिलेबस है उस एग्जाम का, उस सिलेबस को आप अपने एक हार्ड पेपर पर लिखिएगा। ये नहीं कि मोबाइल में रख लिया, उसको सिलेबस को पूरा प्रिंट आउट कीजिए और जहां आपका स्टडी कॉर्नर है, जो भी यहाँ टेबल है, उसको आप लगाइए वहां पर। और उस सिलेबस को इस तरह से नहीं, बल्कि सिलेबस में क्या किया जाना चाहिए कि जैसे जीएस है तो जीएस में जितने सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, और इसके अलावा जैसे मैथ है तो मैथ में जितने भी चैप्टर हैं, रीजनिंग है जितने भी चैप्टर हैं, और इसके अलावा जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, अदर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, उसके जितने चैप्टर हैं, तो सिलेबस को चैप्टर वाइज लगाइए और चैप्टर जितने भी हैं वो सब लिख लीजिए आप। तो देखिए कि सिलेबस कंप्लीट तभी होगा जब आपको सिलेबस मालूम होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनको सिलेबस ही नहीं मालूम है, पैटर्न ही नहीं मालूम है। पिछले सिलेबस और पैटर्न का अध्ययन कीजिए कि आखिर सिलेबस में से कौन से सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन इसके प्रतियोगी परीक्षा में या इस एग्जाम के पिछले जो पेपर हुए हैं उसमें कितने कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। सिलेबस आप जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। कितना भी पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन आंसर धनाधन करके क्या रख सकते हैं उनको याद ही नहीं रख सकते। पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पढ़े हुए को, समझे हुए को याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आपने पढ़ तो बहुत लिया लेकिन याद नहीं रख पाए तो उस पढ़ाई का फायदा क्या है। पढ़ना है तो याद भी रखना चाहिए। तो याद आप तभी रख सकते हैं जब एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। मान लीजिए कि कैंडिडेट को यहां से चल करके और यहां से जाकर के यहां तक उसे लक्ष्य प्राप्त करना है, लेकिन वो पहले इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर थोड़ा सुस्ता गया, फिर इधर गया, कितनी दूरी तय करेगा तब वो जाकर के यहाँ पहुंचेगा। और यदि वो वास्तव में एक उचित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सीधा स्ट्रेट चलेगा तो उसे कम दूरी तय करनी होगी और वह आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो सर्वप्रथम स्ट्रेट चलना है, और स्ट्रेट कैसे चलोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये पहला मंत्र है, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा। दूसरा मंत्र है कि जब तक नहीं होगा हर टॉपिक कंप्लीट तब तक नहीं होगा कोई कंपटीशन भी। देखिए साथियों, ये हर सिलेबस का, हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर होता है और चैप्टर में विभिन्न टॉपिक होते हैं। अब टॉपिक देखिए जैसे क्या है, मान लीजिए कि आपका साइंस है तो साइंस में जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। अब मान लीजिए फिजिक्स है तो फिजिक्स में चैप्टर है लाइट का। अब लाइट के चैप्टर में भी आप देखिए कि उसमें अपवर्तन है, परावर्तन है, दर्पण है, लेंस है, बड़ विक्षेपण है, प्रकीर्णन है। इसी तरह से केमिस्ट्री में लीजिए, मान लीजिए केमिस्ट्री में पदार्थ ले लिया तो केमिस्ट्री में पदार्थ आपने लिए तो पदार्थ में तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, विस्मांग मिश्रण है, समांग मिश्रण है, उपधातु है, धातु है, अधातु है। तो ये उसके टॉपिक हो गए। अब मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स ले लिया तो मैथमेटिक्स में चैप्टर ले लिया आपने परसेंटेज। अब परसेंटेज में भी टॉपिक है क्या,
प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न, लाभ हानि पर आधारित प्रश्न, छात्रों के फेल पास पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न, मतदाता पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो इस तरह से जो प्रश्न है वो सब टॉपिक हैं। तो जब तक आप किसी भी एक टॉपिक के, मान लीजिए आपने परसेंटेज आप हल कर रहे हैं और वहां भी तो आपको 120 मिनट में या 2 घंटे में या 150 मिनट में या 100 मिनट में नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक हल करने होते हैं। अब ईपीपी को ही ले लीजिए, आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन हल करने हैं, तो आप घर बैठ करके भी तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो टॉपिक उठाए उस टॉपिक के कम से कम 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन उस टॉपिक के हर हालत में आपको करने होंगे। और जब तक आप टॉपिक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका कंप्लीशन बीट नहीं होगा। तो हमारा दूसरा मंत्र है कि जब तक नहीं होगा टॉपिक कंप्लीट तब तक नहीं होगा कंप्लीशन बीट, अर्थात आपको कंप्लीशन बीट करने के लिए टॉपिक कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ये हमारा दूसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र है कि जिस टॉपिक को छेड़ दो उस टॉपिक को उधेड़ दो। बात करते हैं उधेड़ा कैसे जाएगा, थोड़ी कि आप कॉपी फाड़ देंगे उधेड़ दिया, नहीं भाई। उधेड़ने का तात्पर्य है मेरा यहां कि जैसे आपने अभी मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर अनुपात समानुपात उठाया, तो अनुपात समानुपात में जितने टाइप्स हैं वो सभी टाइप्स टॉपिक है। उन सभी टॉपिक्स के आप कम से कम 50-50 प्रश्न हल कीजिए, और उन प्रश्नों में से जो आपको प्रश्न नहीं आते हैं, जो कठिन है, जो आपके लेवल से ऊपर है, उनको जहां भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, जिन साथियों के साथ बैठ रहे हैं, जिन टीचर्स से आप पढ़ रहे हैं, उन टीचर्स से वह प्रश्न जरूर हल कराएं और उनको सीखो। देखिए, जो सरल प्रश्न है वो सरल प्रश्न तो हर कोई हल कर लेगा, चाहे वो कोचिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, लेकिन सरल प्रश्न तो हल कर लेगा। लेकिन सरल प्रश्न से नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में 20% प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं। तो 20% अंक ला करके तो नौकरी नहीं लगेगी, मेरिट में नहीं आएंगे आप। अब जो अगले 20% है वो हल कर लेंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगले 20%, 60%, 80%, 85, 90% प्रश्न हल करने के लिए आपको कठिन से कठिन प्रश्न को भी सीखना होगा। अब आप स्वयं तो नहीं सीख सकते, तो फिर आपको जो मार्गदर्शक है, जो आपका कोच है, जिससे आप सीख रहे हैं, उसके साथ उन प्रश्नों को डिस्कस कीजिए, क्लास में ही पूछिए। आखिरकार आपके माँ बाप पैसे खर्च करते हैं, आप अपना समय खर्च करते हैं, आप बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, और जिन शिक्षकों को आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी पैसे दे रहे हैं, उनका भी कर्तव्य होता है कि वह आपको आपके द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। क्लास में ना दें, अतिरिक्त समय में बुलाएं, अतिरिक्त समय में दें, और आपको भी उन प्रश्नों को पूछना चाहिए। क्योंकि यदि आप कठिन प्रश्नों को छोड़ देते हैं तो आप ये सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, एक प्रश्न छूट जाएगा, कोई मेरिट में नहीं रह जाएंगे। ऐसा नहीं है। क्या पता वही प्रश्न आ जाए, क्या पता वही प्रश्न आपको जो है नौकरी दिलाने के लिए आपका की बन जाए। तो एक एक प्रश्न जो कितना भी कठिन हो उसको हल करना है। जिस टॉपिक को छेड़ दो उसको उधेड़ दो। आज बहुत लोगों के मन में ये वहम है कि साहब ये तो यूपीपी लेवल का है, ये एसआई लेवल का प्रश्न है, ये बैंक लेवल का है। कोई लेवल नहीं होता। जब एग्जामिनर प्रश्न पत्र सेट करता है तो उसके दिमाग में कोई लेवल नहीं होता। वो जानता है कि अनुपात समानुपात देना है मुझे, तो अनुपात समानुपात का कोई भी प्रश्न देगा। अभी आपने देख ही लिया होगा ना पेट वाले पेपर में, जो यूपीएससी पेट का एग्जाम हुआ, उस पेट के एग्जाम में आपने देख लिया कि किस तरीके से लोग जो सोचे बैठे थे कि इंटर लेवल का एग्जाम होगा, कोई नहीं। हमारा जो तरीका है कि जिस टॉपिक को छेड़ दो उस टॉपिक को उधेड़ दो। तो चाहे वो टॉपिक से संबंधित प्रश्न आईएएस में आए, पीसीएस में आए, पेट में आए, ईपीपी में आए, दिल्ली पुलिस में आए, यूपीएससी में आए, किसी भी एग्जाम में आए, अच्छा होगा तो टॉपिक वही, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा डीप बढ़ जाए। और जब आप डीप पढ़े होगे तो 100% आप उस एग्जाम को पहली ही बार में क्लियर कर लेंगे। तो आपने देखा कि हमने इस वीडियो में आपको 3 मंत्र दिए। पहला मंत्र दिया था आपको कि यदि करना है कोई कंपटीशन भी तो हर हाल में सिलेबस करो कंप्लीट। दूसरा मंत्र दिया जब तक नहीं होगा हर टॉपिक कंप्लीट तब तक नहीं होगा कोई कंपटीशन भी। और हमारा तीसरा मंत्र है कि जिस टॉपिक को छेड़ दो उस टॉपिक को उधेड़ दो। आप अपने शिक्षकों के साथ उस टॉपिक की जितनी डीप जा सकते हैं उतना डीप स्टडी कीजिए, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि एक एक दिन आपके जीवन में
कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ ही नहीं सकते। अच्छा, एक और उदाहरण देते हैं हम आपको। जैसे एक व्यक्ति की नौकरी लगी 28 साल में और एक व्यक्ति की नौकरी लगी 21 साल में। रिटायर दोनों को 60 साल में ही होना है। चाहे वो आपके 28 साल वाला भी हाई स्कूल की मार्कशीट से 60 साल जब पूरा करेगा तभी रिटायर होगा, और जो 21 साल में लगा है वो भी 60 साल में ही रिटायर होगा। अब आप समझिए कि 21 साल में जिसने नौकरी प्राप्त कर ली उसे नौकरी करने को मिलेगी 39 साल, 39 ईयर्स, और जिसने 28 साल में नौकरी प्राप्त की उसे नौकरी करने को मिलेगी केवल कितनी, 32 साल। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि सरकारी नौकरी का कितना बड़ा फायदा उसको मिलेगा जो 21 साल में ही नौकरी प्राप्त कर लेगा, उसको प्रमोशन भी मिलेगा। और सरकारी नौकरी में जो वेतन वृद्धि होती है वो रिटायरमेंट के नजदीक ही होती है, अर्थात आप हो जाएंगे उससे 8 साल पहले रिटायर, क्योंकि आप 28 में लगे हैं। और जिसने मेहनत अधिक पहले से ही की है वो 21 साल में लगा है, वो होगा 39 साल में रिटायर, 39 साल नौकरी करेगा। तो 8 साल जो अधिक उसको नौकरी करने को मिलेगा, जो वो टाइम होगा, उसी टाइम में उसका वेतन अधिक होगा, उसी टाइम में उसके प्रमोशन होंगे। तो सरकारी नौकरी का मजा तभी है जब आप कम आयु में उसको प्राप्त कर लेते हैं। अधिक आयु में सरकारी नौकरी प्राप्त करने से कोई आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। यदि कोई भी किसी प्रकार की आपको शैक्षिक समस्या है, आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो निःशुल्क मेरे दिए गए नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा, 9758771971। जय हिंद।